नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखेंगे और 100 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। दोस्तों, अगर आपका स्कोर कम भी हो रहा है तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करते रहिए। और कांस्टेबल का जिन सभी का लगभग फिजिकल हो ही गया, 1,30,000 अभ्यर्थियों ने पास किया है। बाकी जिनका फिजिकल नहीं हो पाया, जो जो बाहर हो गए या जिनका नहीं था फिजिकल, तो वो दोस्तों आगे जो बंदी रक्षक है, बंदी रक्षक में 21 से लेकर ज़्यादा उम्र के अभ्यर्थी हैं, तो उसका फिजिकल भी दोस्तों हो जाएगा और कांस्टेबल के जैसे अंक उसमें मिलेंगे और कांस्टेबल के जैसे दोस्तों पेपर उसका भी होगा। बाकी एसआई का भरा हुआ है तो फिजिकल भी साथ साथ करते रहिए और बाकी रिटर्न एग्जाम की तो खैर तैयारी आपको करनी है, बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लगभग 30 से लेकर 40 मिनट की रहती है या कभी थोड़ा ज़्यादा रहती है। बाकी आपके पास इतना समय है, आप दोस्तों उस समय में पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पर हम कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों वन लाइनर प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। एनसीईआरटी जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, सभी के सभी प्रश्न दोस्तों सिलेबस के हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर की चीज़ें हैं, मुझे भी पता है सिलेबस क्या है, सिलेबस के अनुसार दोस्तों सब कुछ रहता है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन का नाम दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। और कुमाऊं कमिश्नर कौन था इस समय? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भारत का वायसराय इसका से उत्तर हो जाएगा डफरिन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य। इनसे दोस्तों प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बनता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे दोस्तों जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल, ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष, तब उत्तर होगा दोस्तों आपका एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। और अगला है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये थी दोस्तों कौन? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये आपको याद रखना, अंतर है दोनों प्रश्नों में। प्रथम महिला अध्यक्ष कहेंगे तो एनी बेसेंट होगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेंगे तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने दोस्तों 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे पहले 1924 में महात्मा गांधी ने, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924 के। ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनेगा। और 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। थोड़े ही हैं वन लाइनर प्रश्न है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? 1905 में हुआ था। तो ये हुआ दोस्तों करजन। अगला प्रश्न है, रेपो दर, रेपो रेट का नियमन कौन करता है? तो रेपो रेट का नियमन दोस्तों कौन करता है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों रेपो रेट का नियमन करता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। RBI की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम था 1934 का, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अगला है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? दोस्तों वहां पर ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन रूप में देख रहे हैं। ये कहते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं दोस्तों होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 279 का ए। सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों सिलेबस के अनुसार है, लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 279 के ए में है दोस्तों जीएसटी परिषद, और जीएसटी किस अनुच्छेद में दोस्तों? वह है 246 के
एम है, ये भी आपको याद रखना एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है 101वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहले भी दोस्तों आयोग इससे पूछ चुका है, तो एन.के. सिंह दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा। उत्तराखंड में दोस्तों 5वां वित्त आयोग चल रहा है, भारत में 15। उत्तराखंड में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वह हैं इंदु कुमार पांडे। बिल्कुल एग्जाम में आएगा, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को, ये बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा। और शिखर भाई का बर्थडे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये होता है, मतलब कि मेरा जन्मदिन दोस्तों, ये भी 8 सितंबर को ही होता है। खैर ये छोड़िए, लेकिन ये विश्व साक्षरता दिवस याद रखिए दोस्तों, 8 सितंबर को आपको याद रखना, 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, यह है हैदराबाद में। याद रखेगा, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आएगा। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए दोस्तों Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए, पी नहीं, पी प्रिंट के लिए होता है, Ctrl+V दोस्तों ये दबाते हैं पेस्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? ये है चिली। याद रखिएगा, चिली है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया, ये है माउंट एल्ब्रूस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, एग्जाम में आएगा। बिल्कुल साक्षात इस प्रश्न के दर्शन हो सकते हैं आपको। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, अंत तक बने रहिएगा। तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों यह है माउंट एल्ब्रूस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों अनुच्छेद 246 के ए में तो है GST, और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दोस्तों यह है जनगणना। अब दोस्तों एक है जनगणना और एक है जनसंख्या, दोनों में दोस्तों अंतर है, जनगणना और जनसंख्या। अब दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनगणना दोस्तों किस सूची का विषय है? यह है दोस्तों जनगणना दोस्तों समवर्ती सूची का, नहीं, जनगणना दोस्तों थोड़ा मैं आगे पीछे होगा। जनगणना दोस्तों ये विषय है संघ सूची का। जनगणना दोस्तों ये संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या दोस्तों ये किस सूची का विषय है? ये दोस्तों समवर्ती सूची का। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं भी कई बार भूल जाता हूं, तो दोनों को आपको याद रखना है। जनगणना दोस्तों ये संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही बता रहा हूं। और जनसंख्या दोस्तों ये है समवर्ती सूची का विषय। तो यहाँ पर पूछा है जनगणना, तो ये होगा दोस्तों संघ सूची का विषय, और जनसंख्या आएगा तो समवर्ती सूची। याद कर लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहले दोस्तों NH7 था, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 था, लेकिन दोस्तों अब हो गया NH44, NH44 हो गया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ये दोस्तों श्रीनगर से कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी। सबसे छोटा राजमार्ग दोस्तों कौन सा है? अब दोस्तों ये भी बदल गया है, पहले वेलिंगटन में हुआ करता, अब दोस्तों ये बदल गया, ये है NH327 का दोस्तों B है, और ये है पश्चिम बंगाल में, WB पश्चिम बंगाल में है। NH327 का भी सबसे छोटा राजमार्ग है, ये भी याद रखना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य किस स्थान का दोस्तों? यह है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1990 में। 1990 में 18 मई 1990 को। एक जगह दोस्तों 28 मई भी मैं देख रहा था, तो ये कंफर्म करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक जगह 18 मई था, एक जगह 28 मई था। तो 18 मई 1990 का दोस्तों हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, और अनुच्छेद था दोस्तों 263। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? 263 में। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों प्रश्न आने वाले हैं, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? वर्तमान में दोस्तों महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। 3 माह का दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। के वेणुगोपाल दोस्तों भारत के अभी वर्तमान में महान्यायवादी है, लेकिन प्रथम कौन से दोस्तों? ये थे MC सीतलवाड़। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे भारत के? कमेंट बॉक्स में आपको
बताना है, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जरूर से दोस्तों बताइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आएगा। अब दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रश्न को। अभी तक हमने वन लाइनर प्रश्न देख लिए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले घटते क्रम में 4 जिले क्रमशः कौन से? सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों जिसकी है वो उसी का दोस्तों सबसे ज्यादा जनघनत्व, तो हरिद्वार दोस्तों पहले नंबर पर आएगा। तो हरिद्वार तो सभी में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हरिद्वार। हरिद्वार का दोस्तों जो जनघनत्व वो है 801। उसके बाद दोस्तों आता है देहरादून का नंबर नहीं आता दोस्तों, देहरादून नहीं, हरिद्वार का 801 है। उधम सिंह नगर का दोस्तों 649 है, और देहरादून का है 549। फिर उसके बाद आता है नैनीताल 225। अगली बार दोस्तों जो आंकड़े आएंगे 2021 वाले के तो बहुत कुछ बदल चुका होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो पहले नंबर पर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद दोस्तों देहरादून, फिर नैनीताल। कितना कितना है ये मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा जनघनत्व घटते क्रम में, अगर बढ़ते क्रम में लगाना हो दोस्तों सबसे कम किसका है 41, वो दोस्तों किसका है, ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ये दोस्तों सबसे कम किसका है, ये उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बगल में दोस्तों कौन है, चमोली। चमोली पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के अंदर को आ जाए बागेश्वर। तो ये दोस्तों सबसे कम है इनका, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे कम से बढ़ते क्रम में था, यहाँ पर देखा हमने घटते क्रम में। अगला है, राठ नामक जनजाति उत्तराखंड के किस जिले में निवास करती है? राठी नामक जनजाति दोस्तों ये पौड़ी के पर्वतीय भाग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और राठ विकास प्राधिकरण दोस्तों ये बना था 2015 में। अगला प्रश्न है, सूरगैन किस जनजाति का त्योहार है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से एग्जाम में आपको साक्षात देखने को मिलेगा ये। सूरगैन और लौसर, सूरगैन और लौसर दोस्तों ये किसके त्योहार हैं? ये हैं दोस्तों जाड़ भोटिया के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरकाशी में रहने वाले जाड़ भोटिया के हैं, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपको बताना है। 4 दोस्तों यहाँ पर आपके जनसंख्या से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 186,292, क्या ये सही है? सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी, सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा। दोस्तों इनमें से कौन सा सही है? बहुत दोस्तों करीबी मामला है, करीबी मामला है, वरना एक नंबर दोस्तों आपका चले जाएगा, आप आउट हो जाएंगे। करीबी मामला है इसमें। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों अल्मोड़ा का है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1139 अल्मोड़ा का है। सबसे कम नगरीकृत जिला दोस्तों बागेश्वर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों ये उत्तरकाशी की है, ये भी बात सही है। राज्य की कुल जनसंख्या दोस्तों 186,293 न होकर के दोस्तों ये होगा 292, बिल्कुल करीबी मामला है। देखने में एकदम आपको सेम सेम ही लग रहे होंगे, 292 है ये, ना कि 293। सिर्फ एक ही अंक का दोस्तों अंतर है, वो भी एक का। तो 292 दोस्तों ये है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपको ये पूरा फोन नंबर की तरह आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं इसे भी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार दोस्तों ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल दोस्तों ये है दून में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री दोस्तों ये भीमताल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और अंत तक जरूर से देखिएगा, बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार अल्मोड़ा नगर को किसने बसाया था? तो अल्मोड़ा नगर को दोस्तों किसने बसाया था? आलमनगर की नींव दोस्तों किसने रखी थी? ये आपने पढ़ा होगा, आलमनगर। आलमनगर दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को। ये दोस्तों हो जाएगा भीष्मचंद्र, और भीष्मचंद्र ने दोस्तों खगमरा किला भी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। राजबुंगा किला सोमचंद ने, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा नगर किसने बसाया था? तो भीष्मचंद्र ने। अगला प्रश्न है, कल्याण सिंह ने दोस्तों लाल मंडी या फोर्ट मायरा किला बनाया था, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरे को विशाल मेला लगता है? चंद्रबदनी टिहरी, माया देवी हरिद्वार, मनसा देवी हरिद्वार, सुरकुंडा देवी टिहरी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरकुंडा देवी टिहरी, जो कि सुरकूट पर्वत पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पौड़ी को देवप्रयाग से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? बहुत जबानी दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। पौड़ी को देवप्रयाग पुल के माध्यम से दोस्तों जोड़ा गया था
24 दिसंबर 2001 को। सीधे सीधे मोहजबानी याद रखिए, इतना एग्जाम में आएगा, या 2001 आएगा या दिसंबर 2001, आपको पूरी डेट के साथ याद रखना है, 24 दिसंबर 2001। अगला प्रश्न है, नैनीताल के कालाढूंगी और राम क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में दोस्तों मिलता है, तो ये दोस्तों यहाँ मिलता है लोहा। चुना पत्थर के लिए देहरादून मसूरी हो जाए दोस्तों लोहा। अगला प्रश्न है, रतमऊ और सोलानी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये हैं गंगा की, गंगा की है रतमऊ और सोलानी नदी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, असुमेलित छांटिए दर्रे और संपर्क क्षेत्र, इसमें भी बहुत से बच्चे गलती करेंगे और 4 प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली, क्या ये सही है? तंजुन दर्रा चमोली पिथौरागढ़, लासपा दर्रा चंपावत पिथौरागढ़, सिल्ला दर्रा दारमैग ब्यास घाटी। दोस्तों किसी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है कि सिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है, तो दारमौ और ब्यास घाटी को। 1 नंबर के लिए इतना आएगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा पेपर टफ बनेगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन 4 को भी मिलाकर भी एक प्रश्न बन सकता है। तो सिल्ला दोस्तों, ये जो सिल्ला है ये दारमौ और ब्यास घाटी को जोड़ता है, सिल्ला दर्रा बिल्कुल सही है। लासपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, बिल्कुल सही है। तंजुन दर्रा दोस्तों चमोली तो है पर दोस्तों पिथौरागढ़ नहीं है, चमोली और तिब्बत के बीच है दोस्तों तंजुन दर्रा, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा। बहुत छोटी सी गलती थी, इसमें भी करीबी मामला था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, असुमेलित छांटिए, अब इसमें भी दोस्तों बिल्कुल करीबी मामला है, इसमें भी अश्वमेलित छाटा है, तो पर्वत की एक तरफ पर्वत दिए हुए, एक तरफ उनकी ऊंचाई दी हुई है, और बिल्कुल करीबी मामला है इस प्रश्न में भी। माणा दोस्तों 72 माणा की ऊंचाई बिल्कुल सही है, माणा चमोली में। श्रीकंठ दोस्तों उत्तरकाशी में 67-28 बिल्कुल सही है। केदारनाथ 69-68 बिल्कुल दोस्तों सही है। कामेर दोस्तों 77-56 मीटर है, ना कि 77-57, बिल्कुल दोस्तों करीबी मामला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77-56 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान किसकी आकृति है? कटारमल सूर्य मंदिर की, अल्मोड़ा की, एक हत्या नौला दोस्तों चंपावत में है, बैजनाथ धाम बागेश्वर में, एक हत्या दीवाल पिथौरागढ़ में, किसकी है? एलोरा के कैलाश मंदिर के समान दोस्तों ये आकृति है, एक हत्या दीवाल पिथौरागढ़ की। किसने बनाया था? तो बाजा चंद ने दोस्तों ये बनाया था। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश में भूदेव किसका पुत्र था? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ये कौन था? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भूदेव किसका पुत्र था? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ललित पुत्र भूदेव, ललित पुत्र भूदेव, तो ललित सूर्यदेव का दोस्तों ये पुत्र था, ये आपको याद रखना एग्जाम में आएगा। और ललित सूर्यदेव दोस्तों ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ताम्रपत्रों में से कली कलंक पंक में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंक में मग्न धरती उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है, ये भी आपको याद रखना। और दोस्तों जो इच्छड़ देव है, इष्टगण देव है, इष्टगण देव के समय दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इच्छड़ देव दोस्तों षोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित सूर्यदेव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सीलवर्मन, तो इनका शासक ही नहीं था। गोमित्र नहीं, हर्षवर्धन या ग्रहवर्मा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ग्रहवर्मा था, बिल्कुल आपको याद रखना है। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश के जो शासक थे इन्होंने दोस्तों इन्हें हराया था, इन्होंने परास्त किया था, इनको पराजित किया था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और मौखरी वंश का दोस्तों अंतिम शासक था, ये था ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा की हत्या के बाद दोस्तों कौन आता है? फिर ये आता है जो थानेश्वर का वर्धन वंश था, हर्षवर्धन दोस्तों फिर बैठता है, तो हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है इस ग्रहवर्मा की हत्या के बाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ग्रहवर्मा। उसके बाद कौन है? हर्षवर्धन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, जिम कार्बेट एशिया का कौन से क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है? एशिया, उत्तराखंड और भारत का पहला, एशिया, भारत और उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपने नैनीताल और रामनगर में है। 8 अगस्त 1936 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 520 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश व परदेश में सर्वाधिक बार एवरेस्ट चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन है? तो सर्वाधिक बार दोस्तों यहाँ पर आया है तो बचेंद्री पाल दोस्तों प्रथम महिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार में दोस्तों आएगा लवराज सिंह धर्मसत्तू का, लवी का, लवराज सिंह धर्मसत्तू का 7 बार दोस्तों ये चढ़े हैं।
तो बचेंद्री पाल दोस्तों प्रथम महिला थी भारत की चढ़ने वाली। मोहन सिंह गुंजियाल दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ के हैं, पर्वतारोही हैं। हुकुम सिंह पांगती, ये तीनों दोस्तों पिथौरागढ़ के हैं, गुंजियाल, पांगती, धर्मसत्तू और ये बचेंद्री पाल दोस्तों ये उत्तरकाशी के हैं। तो ये सभी के सभी दोस्तों पर्वतारोही हैं और 7 बार दोस्तों चढ़े कौन? लवराज सिंह धर्मसत्तू। 2014 में दोस्तों इनको दिया गया था पद्मश्री। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार संबंधी कौन सी योजना है? दोस्तों ये है वंदे मातरम योजना। और वंदे मातरम योजना दोस्तों कब आई थी? तो 9 फरवरी 2004 को आई थी, बिल्कुल याद रखिएगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना पिछली बार दोस्तों आई थी 2 अगस्त 2021 को, बिल्कुल याद रखिएगा, आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से संबंधित है। कब आई थी? तो 9 फरवरी 2004 को। सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। अगला है, भेड़ पालकों द्वारा जौनसार में नुणाई त्योहार किस माह मनाया जाता है? तो नुणाई त्योहार दोस्तों किसका है? जौनसारियों का है। एक प्रश्न ये आपका बन जाता है। दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो सावन में। तो सावन आने वाला है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का बैकुंठ किस स्थान को माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। तो बैकुंठ दोस्तों ये हो जाएगा बद्रीनाथ को, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में बनेगा। योग सिद्धा भी कहा जाता है बद्रीनाथ को, विशाल बद्री कहा जाता है, मुक्ति पर्दा कहा जाता है, बद्री का आश्रम, बद्री वन, सारस्वत तीर्थ, ये भी एग्जाम में आया था एक बार। सारस्वत तीर्थ दोस्तों ये भी कहा जाता है बद्रीनाथ को, याद रखेगा। बद्री विशाला भी कहा गया, तो ये सब बद्रीनाथ के लिए। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के निकट स्थित नर पर्वत किसका प्रतीक है? नर और नारायण। नर यानी कि दोस्तों भगवान विष्णु, लेकिन यहां पर पूछा है नर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नर दोस्तों नर अर्जुन और नारायण विष्णु। तो क्योंकि नारायण दोस्तों भगवान विष्णु के लिए है, नर यानी कि अर्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जल्दीबाजी में गलत बोल गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? फूलों की घाटी चमोली, बेदनी चमोली, औली चमोली, द्यारा उत्तरकाशी। तो सबसे बड़ा बुग्याल दोस्तों यह है बेदनी बुग्याल, यह है चमोली में। अगला प्रश्न, लोकपाल झील से किस नदी का उद्गम होता है? अलकनंदा, सतोपंत चाल, नंदाकिनी, पिंडारी ग्लेशियर, और ये दोनों तो है नहीं। नंदाकिनी तो होता नहीं, नंदाकिनी का कहां से होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा दोस्तों निकलती है लोकपाल झील से। अगला प्रश्न है, 1932 में किस आंदोलनकारी महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था? कुंती देवी, बसंती, कमला या बिश्नी देवी सा? बिश्नी देवी सा दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी उत्तराखंड की। ये उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है कुंती देवी, कुंती वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ। अल्मोड़ा के दोस्तों बडियाड़ रैत गांव दोस्तों चला था भ्रष्टाचार के खिलाफ। अल्मोड़ा की बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ कनकटा बैल आंदोलन। अगला प्रश्न है, मल्ला महल का निर्माण किसने कराया? जबरदस्त क्वेश्चन है। मल्ला महल किले का निर्माण ये कराया दोस्तों रुद्रचंद ने, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मल्ला महल में दोस्तों ये है रामशिला, रामशिला मंदिर भी दोस्तों मल्ला महल के वहीं पर है, उसी में है जहाँ दोस्तों वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय दोस्तों वहाँ से शिफ्ट होने वाला है, लेकिन अब इसको ही अभी फिलहाल यहीं है, जिलाधिकारी कार्यालय यहीं पर है। तो रामशिला मंदिर दोस्तों यहीं है, आपको बिल्कुल याद रखना। ये प्रश्न में आएगा कि रामशिला मंदिर कहाँ है। और खगमरा किला ये बनाया दोस्तों भीष्मचंद्र ने, सोमचंद्र ने राजबुंगा किला, बालो कल्याण चंद्र ने लाल मंडी या फोर्ट मायरा किला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्ला महल किसने? रुद्रचंद ने। और रुद्रचंद ने ही दोस्तों रुद्रपुर की भी स्थापना की थी, रुद्रपुर की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया? मलारी, चमोली, बनकोट, पिथौरागढ़, फलसीमा, अल्मोड़ा, कसार देवी, अल्मोड़ा। तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण दोस्तों ये मिलता है कसार देवी अल्मोड़ा से। और फलसीमा दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में, यहाँ से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बेहद करीबी मामला है इसमें भी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्तकों का सुंदर चित्रण, ये हो जाएगा कसार देवी से। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये थे विजेंद्र जैन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों हुआ था 19 जुलाई 2011 को, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, खोदरी परियोजना किस नदी पर है? खोदरी परियोजना दोस्तों, खोदरी परियोजना ये है यमुना नदी पर। ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना, ब्यासी परियोजना, जो भी दोस्तों लोहारी गांव जो डूबा था ना, वो ब्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण ही दोस्तों डूबा था।
ब्यासी परियोजना 120 मेगावाट की आ सकता है कि ब्यासी परियोजना किस नदी पर है, तो अलकनंदा पर है, सॉरी यमुना पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मातंग ऋषि गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में? दोस्तों ये है मातंग ऋषि की गुफा, यह है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड का सर्वाधिक बार वर्णन है? शुक्ल पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व या वन पर्व? तो महाभारत के दोस्तों वन पर्व में उत्तराखंड का सर्वाधिक बार वर्णन है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का कश्मीर किस घाटी को कहा जाता है? नेलांग, जादू घाटी, उत्तरकाशी, सोर घाटी, पिथौरागढ़, नीति घाटी, चमोली, केवाड़ घाटी, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी। चौकुटिया अल्मोड़ा में भी है, उत्तरकाशी में भी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गेवाड़ घाटी को। मिनी कश्मीर दोस्तों ये कहा जाता है पिथौरागढ़ को, ये भी आपको याद रखना है। और कुमाऊं हिल कहाँ है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा। कुमाऊं हिल ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, JNDK। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, बहुत से बच्चों ने गलती की थी जब ये कुमाऊं हिल कहाँ करके एग्जाम में आया था, तो JNDK में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महाकाली जल संधि कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1994 में। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है भारत और नेपाल के बीच। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों अब कौन सा है? पिथौरागढ़ में, तो ये जगह बिरथी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब हुई? तो लैंसडाउन दोस्तों पहले अल्मोड़ा में थे, 5 में 1887 दोस्तों अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी, और लैंसडाउन में चले गई थी दोस्तों ये कब? नवंबर 1887 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है? तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय दोस्तों ये है हमारा अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, साकरिया देवता का संबंध किस जनजाति से? यह है दोस्तों बोक्सा। साकरिया देवता बोक्सा की, ग्राम खेड़ी देवी, चौमुंडा देवी, ज्वालपा देवी, हुलका देवी दोस्तों ये सभी हैं बोक्साओं की देवी। तो साकरिया देवता दोस्तों ये भी किसके हैं? बोक्साओं के। अगला प्रश्न है, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांव बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये चलाया था अनिल प्रकाश जोशी ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम बनेगा, अनिल प्रकाश जोशी, हेस्को के संस्थापक। अगला प्रश्न है, घर का रास्ता किसकी रचना है? घर का रास्ता दोस्तों ये रचना है मंगेश डबराल की। आयोग दोस्तों मंगेश डबराल से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे पहाड़ पर लालटेन, ये इनकी कई बार आ चुकी है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, तो ये सभी याद रखेगा। स्याही ताल ये बीरेन डंगवाल की है। दुष्चक्र में सृष्टा ये दोस्तों बीरेन डंगवाल की, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी सिलेबस में, पीताम्बर बर्थवाल हिंदी सिलेबस में दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा दोस्तों प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया वह कौन सा अभियान है जिसके तहत पर्यटक व धार्मिक स्थलों में गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है? दोस्तों यह है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा है, बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, बी डोगरी, डी PDMS, बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, दोस्तों ये 4 भाषाएं BDMS ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों ये जोड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों जोड़ी गई थी सिंधी, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों जोड़ी गई थी नमक, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ये तीनों जोड़ी गई थी, आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों BDMS 92वां संविधान संशोधन 2003 में, याद रखिएगा, क्योंकि पहले 14 भाषाएं थी, फिर ये 8 भाषाएं जोड़ेगी तो कितनी होगी? 22 होगी, याद रखिएगा। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की अधिकतम बोली जाती है कौन सी भाषा दोस्तों? हिंदी के बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला। तो इनमें से दोस्तों आपको जल्दी से बताना ही हो जाएगा, बांग्ला बोलने वालों की ज्यादा संख्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है दोस्तों? ये 40% है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न दोस्तों, मैसूर है, आयोग कई बार पूछ चुका है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये है मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? जबरदस्त प्रश्न आ सकता है, 1972 में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें दोस्तों आपको एक आसान ट्रिक है, यहाँ पर देखिए र र र, तो र वर्ण की दोस्तों आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की दोस्तों जहाँ पर आवृत्ति होती है वहां पर होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। आंख बंद करके आप उत्तर टिक कर सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हो जाए दोस्तों नाम धातु क्रिया है अपनाना, ऑप्शन नंबर ए। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं, हमें कहेंगे, नहीं कहेंगे, हमको, मुझे कुछ नहीं, मैं का होता है हम। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खट्टी होती है या दही खट्टा होता है दोस्तों? दही आपको लग रहा होगा स्त्रीलिंग है, नहीं, दही दोस्तों पुल्लिंग है, दही खट्टा होता है, ना कि खट्टी होती है। छाछ कैसी होती है? छाछ खट्टी होती है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों, जैसे सारी नदियां दोस्तों जैसे अपवाद में आती है ना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी भी दोस्तों ये पुल्लिंग में आती है, बाकी और नदियां स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र दोस्तों पुल्लिंग में आती है, तो ये भी आपको याद रखना है अपवाद स्वरूप में। दही दोस्तों ये भी पुल्लिंग है। अगला पर्यावरण में संधि है। पर्यावरण दोस्तों परि योग आवरण दोस्तों, पर्यावरण दोस्तों ये कौन सी संधि बनेगी? ये बनेगी हमारी यण संधि, ऑप्शन बड़ी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पर्यावरण बचपन से आपने पढ़ा होगा। आख्यान का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से देख लेते हैं। आख्यान का पर्यायवाची शब्द दोस्तों ये होगा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूछने के योग्य को क्या कहेंगे? संप्रेषणीय, अनुलंघनीय, प्रशंसनीय, कोई प्रशंसा थोड़ी ना कर दें, दोस्तों पृष्ठभ्य। पूछने के योग्य को दोस्तों कहेंगे पृष्ठभ्य, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? हाथी दोस्तों तद्भव है, हाथी का क्या होगा? ये होगा हस्ती, हस्ती। खप्पर दोस्तों ये भी तद्भव है, इसका क्या होगा? खप्पर का ये होगा कर पर। आलस्य का दोस्तों, आलस का क्या होगा? आलस्य होगा, आलस का होगा आलस्य, ये भी आपको याद रखना है। त्वरित दोस्तों ये है तत्सम, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी त्वरित, इसका हो जाएगा क्या? तुरंत, एकदम सरपट, तुरंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उज्जैनी शब्द में उपसर्ग है। उज्जैनी, उज्जैनी देवी काशीपुर में। उप कतई नहीं, अप ही नहीं, ये हो जाएगा उत। उज्जैनी दोस्तों ये दोनों जो आधे रहेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ड और ढ को क्या कहेंगे? दोस्तों ये बिंदी लगी है, नीचे ध्यान से देखिएगा, इनको कहेंगे दोस्तों उच्चिप्त व्यंजन, ढक्कन, ये अंगों के नीचे दोस्तों बिंदी लगी है, तो ड ढ, इनको दोस्तों कहते हैं हम उच्चिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला प्रश्न है, तद्भव रूप छांटिए। तद्भव, ग्राम का दोस्तों गांव होता है, क्योंकि ग्राम तत्सम है तो गांव तद्भव। गर्दभ दोस्तों, गर्दभ यानी कि गधा, गधा हो जाएगा। गर्त यानी कि गड्ढा, तो गांठ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है तद्भव, इसका होगा ग्रंथि। अगला प्रश्न है, गर्दन का क्या होगा? गर्दन का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गर्दन का तत्सम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की कामिनी किस प्रकार की काव्य? दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, महाकाव्य है, चंपू काव्य है, खंड काव्य है या मुक्त काव्य है। दोस्तों ये हो जाएगा कामिनी एक महाकाव्य है। 15 सर्ग दोस्तों इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र, कई बार आ चुका ये प्रश्न है, तो सीधे सीधे याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र ये है दोस्तों महादेवी वर्मा की, ये सभी के सभी हमारे सिलेबस में है, इन सभी प्रश्नों को देखते रहेंगे। अतीत के चलचित्र ये है महादेवी वर्मा की। यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। निहार रश्मि निर्जा शांति गीत, ये भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, विहंगम दृष्टि कहावत का अर्थ है? मंद नजर, तीखी नजर, सरसरी नजर, गहरी नजर। कौन कौन सी नजर बना दी है? आज पहली बार पता चला, गहरी नजर भी होती है, मंद तो खैर समझते, तीखी नजर भी होती है, मिर्ची की तरह तीखी नजर भी होती है। ये हो जाएगा दोस्तों विहंगम दृष्टि, ये हो जाएगा सरसरी नजर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, सतसई बिहारी, आलादल, रामलाल नेहचू, ये है तुलसीदास की, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण थी, बिल्कुल इतना ही आपको याद रखना, खत्म। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो कनिंघम ने दोस्तों किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था, एम व्हीलर ने भी खोज की थी दोस्तों, ये हो जाएगा पीए वत्स, दोस्तों इनका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? जबरदस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है, तो झेलम या बितिस्ता का युद्ध इसमें दोस्तों हुई थी, याद रखेगा।
अगला प्रश्न है, न्याय की चैन किसने स्थापित की? जहांगीर ने की, अकबर ने की, हुमायूं ने की या बाबर ने की? दोस्तों ये हो जाएगा जहांगीर ने की थी न्याय की चैन स्थापित, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया? दोस्तों इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों शुरुआत की थी ऐबक ने, ऐबक की हो जाती मृत्यु, ये हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रबल इसकी संभावना है। ये हो जाएगा दोस्तों एमबीडी, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा, दोस्तों टोकन मुद्रा भी इसने चलाई थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमबीडी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, रट लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त इन्हें किया गया था, याद रखेगा। प्रिजन डायरी किसने लिखी? एग्जाम में आएगा दोस्तों प्रिजन डायरी, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जेपी, जयप्रकाश नारायण जेपी की है प्रिजन डायरी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किसने बिछाई थी? जबरदस्त क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन दोस्तों ये बिछाई थी जॉर्ज क्लार्क ने, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार का संबंध कब स्थापित किया था? तो ये भी आपको याद रखना 1865 में, और देहरादून में भी तार सेवा की शुरुआत दोस्तों 1865 में हुई थी, तो याद रखेगा अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच तार सेवा दोस्तों 1865। अगला प्रश्न है, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो ये होती हैं कंटूर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा। अगला है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है हिंद महासागर में है सेशेल्स द्वीप, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, सवाना क्या है? दोस्तों सवाना है घास के मैदान, बिल्कुल आसान है, तो कौन से वाले घास के मैदान? ये हो जाएगा अफ्रीका में, अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, तो अफ्रीका के दोस्तों घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना, तो बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है, प्रमुख यामोत्तर कहां से होकर निकलती है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यामोत्तर रेखा ग्रीनविच से होकर निकलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत का टाइम दोस्तों 5.5 घंटे आगे है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, डेविस जल संधि, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि दोस्तों ये हो जाएगा डेविस जल संधि, डेविस डेविस डेविस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप खाना का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों ये किसने किया था? ये दोस्तों किया था बाबर ने, बाबर के दोस्तों जीत का कारण ही यही था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इनको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे में चलाया था 1951 में, बिल्कुल सही है। JL नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। MN राय दल विहीन नहीं, दल विहीन प्रजातंत्र दोस्तों ये संकल्पना किसने दी थी? JP ने, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है पंडित रविशंकर, दोस्तों ये पखावज नहीं, पंडित रविशंकर दोस्तों ये थे कौन? सितार वादक, पंडित रविशंकर थे सितार वादक। जाकिर हुसैन सितार कतई नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है दोस्तों। जाकिर हुसैन दोस्तों ये थे तबला वादक, तबला। अमजद अली खान सरोद, मिला हमें सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, अमजद अली खान सरोद वादक। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि, तो हरि दोस्तों क्या बजाएंगे? बजाएंगे बांसुरी, हरि क्या बजाएंगे? बांसुरी बजाएंगे, याद रखिए, इतना खत्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है, याद रखेगा, एग्जाम में सीधे सीधे आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता, सीधे सीधे दिखाई देगा दोस्तों ये प्रश्न भी, इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने, ये बनाया दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है,
नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था? बिल्कुल याद रखिएगा, राजेंद्र चोल ने चोल झील का निर्माण किया था। इसका सही उत्तर जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? जबरदस्त क्वेश्चन है संविधान का। ये हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। दोस्तों प्रत्यक्ष नहीं थे, ये हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, 1946 में संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए चुनाव, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? दोस्तों बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी थे, उसके बाद बने क्या? राष्ट्रपति। वीवी गिरी बिल्कुल, सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिल्कुल, दोस्तों जाकिर हुसैन ये भी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार दोस्तों हमने किससे लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों। ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब आपको पाठ यानी कि टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब जो इसका प्रयोग करते होंगे वही जान पाएंगे, या जिन्होंने पढ़ा होगा वो भी जान पाएंगे। जो ज़्यादा प्रयोग करते होंगे वही जान पाएंगे। कट और पेस्ट करो, कैसा करेंगे? ड्रैग और ड्रॉप करो, डिलीट और रिटाइप करो, या फिर फाइंड और रिप्लेस करो। तो कौन सा सही उत्तर होगा? तो ये हो जाएगा कट और पेस्ट करो। बिल्कुल आसान है, कट और पेस्ट करो। अगला प्रश्न है, केवल इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस पहचानने का आसान सा तरीका प्रिंटर आउटपुट है, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। मॉनिटर देखिए आउटपुट है। प्लॉटर आउटपुट है, होगा नहीं देखिए। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, दोस्तों ये सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है पास्कल क्या है? दोस्तों पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा है। बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा पास्कल को बोल। अगला प्रश्न है, अब्सेंट को ये लिखा जाता है तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर है अब्सेंट और इसको लिखा है, ये थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ए का बी लिखा है, यानी कि दोस्तों प्लस 1 का अंतर है। बी से दोस्तों डी हुआ है +2। एस दोस्तों 19 पर होता है, भी होता है 22 पर, तो +3 है। इसी तरह से दोस्तों 1 2 3 और एन है, एन 14 पर होता है तो 19 पर एस होता है, तो ये 5 यहाँ पर जुड़ा है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर टी, टी 20 पर होता है 26। आप कहेंगे 4 गायब कर दे दोस्तों, 4 जो ई है ना, ई 5 पर होता है और आई होता है 9 पर, तो ये 4 है। तो 1 2 3 4 5 दोस्तों ये क्रमशः इसमें जुड़े हैं। स्कूल में भी दोस्तों हमें ऐसे ही जोड़ना है। ऑप्शन से दोस्तों हम इसे करेंगे। हम दोस्तों चलेंगे आखिरी से। एल दोस्तों कितने बार आता है? 12, और इसमें भी 6 अक्षर है, इसमें भी 6 अक्षर है, तो 12 और 6 दोस्तों ये होता है 18, और 18 पर आता है दोस्तों आर। आर इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इन 2 ऑप्शनों में है। ओ में दोस्तों ये होता है 15 पर और 5, तो 20 पर होता है दोस्तों टी। टी आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सॉरी आर अभी इसमें आया था ना, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसको कर ही लेते हैं। देखिए दोस्तों एस 19 पर है, 19 पर है तो एस में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, 19 के बाद एस टी यानी कि 20 पर 1 आता है, तो ये सही होगा। सी दोस्तों 3 पर है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 ई, तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। ये इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल आसान है, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो दोस्तों लिखने का नहीं हो पाता ना इसमें, फिर इतने बड़े बड़े में हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। अगला प्रश्न है, एक घंटे की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो 1:45 घंटे की सुई किस ओर होगी? दोस्तों ये होगी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा बाकियों से अलग है? देखते हैं दोस्तों, प्रश्न भी नहीं पढ़ेंगे, सीधे उत्तर निकालेंगे। देखिए गन्ना, चावल, कॉफी और तंबाकू। देखिए दोस्तों कॉफी, तंबाकू और गन्ना, ये चावल दोस्तों अलग है ना, चावल हमारा मुख्य खाद्यान्न है। बाकी कॉफी, ये गन्ना, तंबाकू दोस्तों अलग चीज है, ये हो जाएगा चावल। चावल गेहूं अलग है। अगला भारत का दोस्तों बाघ क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है।
तो अमेरिका का क्या होगा, ये होगा दोस्तों बोल्ट एंगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो रामगढ़ विषधारी दोस्तों ये कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना, ये हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ विषधारी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में दोस्तों ये हुआ था टोक्यो जापान में। शुभंकर था, मिराई तोवा, और गोल्ड मेडल कितने जीते थे? अगला प्रश्न आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, क्योंकि दोस्तों 21 में हुआ था, पहले 20 में होना था ना, तो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण दोस्तों ये हो नहीं पाया था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से। और भाला फेंक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने भारत को कौन सा पदक दिलाया? दोस्तों गोल्ड मेडल, बिल्कुल याद रखिएगा। 87.58 मीटर दोस्तों उन्होंने भाला फेंका था। और दोस्तों अभी वर्तमान में इससे भी ज़्यादा कुछ हाल फिलहाल में जो गेम चल रहे हैं, वहाँ दोस्तों इन्होंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, लगभग 89 मीटर से ज़्यादा फेंका है। और भाले की दोस्तों जो वेट है, वो भाला का कितना वेट होता है दोस्तों? आपने देखा होगा, इस तरह से बहुत लंबा होता है, सीधा होता है, और इसका दोस्तों वेट कितना होता है भाले का? होता है दोस्तों लगभग 800 ग्राम, 800 ग्राम होता है। खैर वो एग्जाम में आएगा नहीं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1 गोल्ड, 1, 2 और 4, 1 2 का 4। तो ये दोस्तों कितने जीते? 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपराओं पर आधारित है? क्या ऐसा है क्या? कतई नहीं है। संसद द्वारा पारित विधेयक? दोस्तों ऐसा भी नहीं है। संविधान द्वारा गठित? दोस्तों बिल्कुल सही है, संविधान में दोस्तों प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में, यह आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उपराष्ट्रपति का भी है, उप प्रधानमंत्री का पद दोस्तों ये संविधान में नहीं है, उप प्रधानमंत्री का। ये हो जाएगा संविधान द्वारा गठित है। किस अनुच्छेद में है, क्योंकि दोस्तों हम आखिरी बार पहुंच गए हैं, तो यह आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। प्रथम रेमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय हैं, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड से दोस्तों किसे किसे मिला है? दीप जोशी को मिला है, और उससे पहले मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? डफरिन, हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में हंटर आयोग, हंटर कमीशन की दोस्तों नियुक्ति हुई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।